दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट से है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश जारी किया है कि दिल्ली का जो कोटा है उसे आप पूरा करिए। केवल एक दिन यदि आप उसे उसके हिस्से की ऑक्सीजन सप्लाई कर दे रहे हैं तो इससे काम नहीं चलेगा, आपको डेली प्रोवाइड करना पड़ेगा। और आप हमें मजबूर नहीं करिए कि हमें कोई ठोस कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ में करनी पड़े, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब सुप्रीम कोर्ट डेली ही न्यूज़ में रह रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा परिचय हो जाए। देखिए, भारत के संविधान ने एकीकृत न्याय प्रणाली को एक्सेप्ट किया है, जिसमें हाईएस्ट पॉइंट पर है सुप्रीम कोर्ट और फिर उसके अधीन में आते हैं उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के अधीन में भी जो अधीनस्थ न्यायालय है ना, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट वाला हो गया, और भी जो अधीनस्थ कोर्ट हैं वो सब आते हैं, जिनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। अब कोर्ट की ये जो एकल व्यवस्था है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने इसको लिया है और ये सेंट्रल और स्टेट के जो एक्ट हैं, कानून हैं, उनको लागू करती है। दूसरी बात ये है, यदि हम अमेरिका से कंपेयर करें ना, तो अमेरिका में द्वैध व्यवस्था है। द्वैध का मतलब ये हो गया कि एक तो हो गई केंद्र सरकार के लिए, दूसरी हो गई राज्यों के लिए। इसीलिए अमेरिका की जो न्यायालय व्यवस्था है उसको हम द्वैध व्यवस्था कहते हैं। तो इस हिसाब से ना, जो संघीय कानून, जो सेंट्रल कानून रहेंगे वो संघ न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, और जो स्टेट वाले जो कानून है वो स्टेट वाले न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू किए जाते हैं। अब यदि हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इसको लागू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। पहले यही अधिनियम चलता था, उसके बाद इसका स्थान ले लिया, ठीक है। मतलब संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी बना फिर। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट आने से पहले ना, हमारे इंडिया में प्रीवी काउंसिल होता था, सबसे ऊपर जिसके पास आप अपील कर सकते हैं। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट है ना, वैसा ही था ब्रिटेन का प्रीवी काउंसिल। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवी काउंसिल का स्थान ग्रहण कर लिया है। अब यदि हम संविधान में बात करें कहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है, तो भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट का गठन, इसकी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, और जो न्याय क्षेत्र है, जुरिडिक्शन है, क्या इसकी पावर रहेगी, क्या इसकी प्रोसेस है, इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। संसद भी उनके विनियमन के लिए अधिकृत है। इसके बाद सेकंड वाली जो न्यूज़ है वो थर्ड वेव से रिलेटेड है। देखिए, वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी जो सेकंड वेव चल रही है ना, वो डिक्लाइन होने लगी है, मतलब उसमें गिरावट आ रही है। और जो थर्ड वेव आएगी उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। इसके अलावा एक न्यूज़ है, ठीक है, स्टालिन है, इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है मुख्यमंत्री के रूप में, और इनको शपथ दिलाई है वहाँ के राज्यपाल ने। तो पिक्चर में आप देख रहे हैं, ठीक है, डीएमके की प्रेसिडेंट है ये एमके स्टालिन, और इनके बगल में पिक्चर है बनवारी लाल पुरोहित की, जो कि यहाँ के गवर्नर हैं। इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। अब इनकी एक ख़ास बात ये अच्छी लगी कि इन्होंने गरीब लोगों पर ज़्यादा फोकस किया। जैसे कि इनका कहना है कि हम जो राशन कार्ड होल्डर है ना, उनको 4,000 रुपया ऑफ़र करेंगे कोविड-19 के रिलीफ के रूप में, ठीक है। इसके अलावा फ्री ट्रेवल प्रोवाइड करने वाले हैं सिटी बस में, और ये ऑर्डिनरी रहेगा किन किन के लिए, वुमेन और, ठीक है,
साथ ही साथ में जो रिटेल प्राइस है एवियन मिल्क का, उसको 3 रुपया पर लीटर हम करने वाले हैं, रिड्यूस करने वाले हैं, ऐसा इनका कहना है। आज की फ्रंट पेज से जो न्यूज़ हम डिटेल में देखने वाले हैं वो एकदम हाशिए में खड़े व्यक्ति की हम बात करने वाले हैं, उस सबसे गरीब व्यक्ति की जो कि इलाज के लिए अपने जेवरों को तक गिरवी रखने के लिए मजबूर हो गया है। कुछ नहीं बचा है तो मंगलसूत्र ही गिरवी रखकर पैसे जुटाने की स्थिति आ गई है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं न्यूज़ की। एक महिला है ज्योति, जिनकी उम्र है 35 साल। ये एक गृहिणी हैं। अब इनके जो हस्बैंड हैं वो कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं। अब ये उनका इलाज करवाती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वाला कहता है 1.2 लाख रुपया आप हमें दीजिए। इसके बाद इनकी हालत तो ख़राब हो जाती है, अपने आप को संभाल ही नहीं पाती हैं। अब ये अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरे पति जो है रिक्शा ड्राइवर हैं, इन्होंने फ्यूचर के लिए कोई पैसा 1 रुपया ये जमा नहीं कर पाए। अब डॉक्टर कहते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए आप कम से कम 30,000 रुपया, ठीक है, एक डोज का एटलीस्ट 30,000 रुपया पड़ रहा है। डॉक्टर कहता है कि इनको 3 डोज देना पड़ेगा। अब बताइए उस महिला की क्या हालत होगी, क्या वो फील करती होगी? वो तो हेल्पलेस ही फील करेगी ना। देखिए न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा ना रेमडेसिविर इंजेक्शन आ रही है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये एक ना एंटीवायरल दवा है जिसको अमेरिका की दवा कंपनी गिलियड साइंसेज ने बनाया है। यदि आज से 10 साल पहले की बात हम करें तो हेपेटाइटिस सी और सांस से संबंधित जो वायरस होते हैं उनका इलाज करने के लिए इसको बनाया गया था। भारत में यदि इसकी मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो सिप्ला, जाइडस कैडिला, हेटोरा, माइलैंड, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा जैसी कई सारी कंपनी इसको बनाती। गिलियड साइंसेज कंपनी ने रेमडेसिविर को इबोला के ड्रग के रूप में विकसित किया था और आजकल इसका यूज़ हो रहा है कोरोना में। अब महिला हो गई है मजबूर। उनका कहना है मेरे पास अभी एक मंगलसूत्र बचा है और एक दो थोड़ी बहुत और जेवर बचे होंगे छोटे मोटे गोल्ड के, उसको भी मैं गिरवी रखूँगी और ब्याज में रुपया उठाऊँगी, ऐसा महिला का कहना। अब ये जो महिला है ना रोती रही, ठीक है, कि आप जितना पैसा दे रहे हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा दे दो। 1 ही लाख आप दे रहे हो, कम से कम 1.2 लाख की मुझे ज़रूरत है, पूरा दे दो। और आप सोच लीजिए ये पैसा उधार भी किससे ले रही हैं। अब ऐसी कंडीशन में कहाँ बैंक के चक्कर लगाते रहेंगे, और क्या बैंक दे पाएगा? तो मजबूरन साहूकार या फिर महाजन के पास इनको जाना पड़ रहा, ठीक है। और आप ब्याज की दर देख लीजिए, 2.5% 1 महीने की है, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी आप खुद सोच सकते हैं। लगभग 24% से भी ज़्यादा, इतना ज़्यादा इनको ब्याज देना पड़ जाएगा। और इन्होंने 1.2 लाख रुपया देने के लिए मना भी कर दिया, 1 ही लाख दे पाएंगे इनका कहना है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि 20,000 रुपया का कहीं से इनके सहयोग मिल गया, ठीक है। इनके जो हस्बैंड हैं उनके फ्रेंडों ने अरेंज कर दिए। अब जब इन्होंने इनको एडमिट कर दिया है, इनका इलाज ये करवाने लगी हैं, तो अब ये फिर से जो है असहाय हो गई हैं और दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट हो गई हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वनराज भाटिया से रिलेटेड। ये एक कुशल संगीतकार थे जिनकी डेथ हो गई है। इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में यदि हम बात करें ना, तो इनका जन्म हुआ था मुंबई में और फिर यंग एज से ही इन्होंने म्यूज़िक की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। जब इनका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ
एल्फिस्टोन कॉलेज से 1949 में। फिर भाटिया ने स्टडी किया था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में, जहाँ से ये ग्रेजुएट हुए गोल्ड मेडल 1954 में। अब यदि हम इनकी लाइफ स्टाइल म्यूज़िक वाली उसकी बात करें ना, तो म्यूज़िक की कंपोजिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी थी एडवर्टीज़मेंट से। सबसे पहले एडवर्टीज़मेंट में ये म्यूज़िक को कंपोज करते थे। इसके बाद पहली बार इन्होंने सिनेमा में डिबट किया। डायरेक्टर श्याम बेनेगल की पहली फिल्म थी अंकुर, जो कि 1974 में आई थी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सेंट्रल विस्टा से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर सेंट्रल विस्टा को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, अभी वर्तमान में जो संसद भवन है ना, काफ़ी पुराना हो चुका है, भूकंप वगैरह के झटके नहीं सह सकता। दूसरी बात, सेफ्टी से रिलेटेड बातें भी इसमें महत्वपूर्ण है। इसी के चक्कर में सरकार को लगा कि नहीं, इसमें जगह भी कम है बैठने के लिए, तो आने वाले टाइम में यदि सीटें बढ़ती हैं तो उसको कैसे फुलफ़िल किया जा सकता है। इसी के चक्कर में सरकार ने सोचा कि नई संसद लाने की ज़रूरत है। अभी जो वर्तमान में संसद चल रही है वो 1927 में बनी थी, और इसका जो निर्माण वो इस हिसाब से नहीं करा गया था कि ये 2 सदन वाली विधायिका होगी, बल्कि विधान परिषद के रूप में इसको पहले बनाया गया था। अब देखो, अभी जो बिल्डिंग है ना, ये हमें याद दिलाती है ब्रिटेन की, ब्रिटेन औपनिवेशवाद की ये हमें याद दिलाती है। तो हम सोचते हैं कि कम से कम बिल्डिंग जो है हमारे इंडिया के द्वारा ही इंडियन होना चाहिए, ऐसा सरकार का सोचना है। जैसे कई सारे देशों ने क्या काम करा था ना, जैसे ही आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से, तुरंत अपनी खुद की इन्होंने बिल्डिंग तैयार कर ली थी। अब सेंट्रल विस्टा परियोजना की बात करें ना, तो दिल्ली में लुटियंस गार्डन में 86 एकड़ भूमि का नवीनीकरण इसमें किया जाएगा। जैसे कि इसमें शामिल है राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जैसे लैंडमार्क ढांचे इसमें शामिल होने वाले हैं। इन सब को नया बनाया जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर कई सारे कंसर्न हैं। जैसे कि कुछ विपक्ष के नेताओं का भी कहना है कि जब पेंडेमिक की महामारी चल रही है और सरकार के पास पैसों की कमी है, तो आप इस समय इस प्रोजेक्ट को रोक क्यों नहीं देते हैं कुछ समय के लिए। और दूसरी बात, कई तो इस प्रकार के भी यहाँ पर याचिकाएं दायर हुई हैं, जैसे कि ये जो प्रोजेक्ट है अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। कैसे? ये योजना ना लोगों को खुले और हरे भरे स्थानों से वंचित कर देगी। इसके साथ में ही ये तर्क दिया जाता है कि इस योजना ने दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन किया है। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर ना नॉर्मल लोगों की कई सारी चिंताएं हैं, कई सारे कंसर्न हैं, जिनको लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिकाओं को दायर करते हैं, पिटीशन को दायर करते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है, देखो आप हाई कोर्ट जाइए ताकि आपकी सुनवाई जल्दी से जल्दी हो सके। देखिए, इसके बाद हम देखने वाले हैं पीएम रिलीफ फंड से। ठीक है, मोदी ने पिछले साल एक नया फंड इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम दिया गया था पीएम सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ फंड इन इमरजेंसी सिचुएशन, जिसको पीएम केयर्स के नाम से भी जाना जाता, केयर फंड के नाम से भी जाना जाता। इसमें जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो कोविड-19 से जुड़े कामों पर सरकार खर्चा करेगी। लेकिन इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, जैसे कि पहले से ही जब पीएम नेशनल रिलीफ फंड मौजूद है तो अलग से फंड बनाने की कौन सी ज़रूरत है। और दूसरी बात, इसमें जो भी कामकाज, जो भी लेन देन हो रहा है वो जनता के सामने आप क्यों नहीं रख रहे हो, इतना गोपनीय क्यों रख रहे हो। और मामला कई सारे इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। अब आगे यदि हम बात करें इस फंड के बारे में और भी,
तो देखिए, फंड में जो भी व्यक्ति दान देगा, दान दी गई रकम पर 100% इनकम टैक्स से राहत आपको मिलेगी। और ये जो राहत है इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80 के तहत मिलेगी। पीएम केयर फंड्स में दान भी कंपनी अधिनियम 2013 के तहत CSR खर्च के रूप में गिना जाएगा। इस फंड को भी FCRA के तहत छूट मिलने वाली है। विदेशों से दान प्राप्त करने के लिए एक अलग खाता खोला गया है। इससे विदेशों में स्थित व्यक्ति और संगठन इस फंड में पैसा दे सकते हैं। अब मोदी की अपील का ये असर हुआ कि लोगों ने तुरंत पैसे डालने चालू कर दिए। कर्मचारियों ने अपने एक एक दिन का वेतन इसमें जमा किया है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है ना, पीएम केयर फंड की जानकारी आप RTI लगा के नहीं निकाल सकते हो। यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ी नज़र आती है। अब यदि हम दोनों जो फंड बनाए गए थे ना, एक हो गया पीएम केयर फंड और एक हो गया पीएम रिलीफ फंड, दोनों को कंपैरिजन करें ना, तो पीएम केयर फंड बनाया गया था कोविड-19 से जो भी प्रभावित लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए, जबकि जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड था वो विभाजन के दौरान पाकिस्तान से आए लोगों की मदद करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। पीएम केयर फंड को 27 मार्च 2020 में नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया और पीएम नेशनल रिलीफ फंड को बनाया गया जनवरी 1948 जवाहरलाल नेहरू के। दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्य अलग अलग है, देखने की हमको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टैक्स से छूट दोनों में ही दी गई है। पीएम केयर फंड में व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था है या फिर कंपनी पैसे दे रही है, दान दे रही है, तो उस राशि पर उसको टैक्स में छूट मिलेगी। इसी प्रकार से ये वाले पुराने वाले फंड में भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सेक्शन 80G के तहत 100% राशि पर टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑडिट की। तो मोदी जी ने जो फंड बनाया है, ठीक है, इसका ऑडिट करेगा मेसर चार्ल्स एसोसिएटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। 3 साल इसकी ऑडिट करने वाले हैं। इस फर्म के प्रमुख हैं सुनील कुमार गुप्ता, जो कि PMNRF का भी ऑडिट कर रहे हैं। अब पुराने वाले फंड की हम बात करें ना, तो सरकार से अलग एक ऑडिटर इसको ऑडिट करेगा, ऐसा नेहरू का कहना था। ठीक है, जिसका नाम है मेसर चार्ल्स एसोसिएटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इसके बाद वाली न्यूज़ हम ब्राज़ील से रिलेटेड देखने वाले हैं। तो ब्राज़ील का मैप देख लेते हैं। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का एक देश है जो कि कई सारे देशों के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, जैसे कि सबसे नीचे से हम शुरुआत करते हैं तो दक्षिण में इसके पड़ता है उरुग्वे। छोटी सी बाउंड्री को शेयर करता है अपनी ये अर्जेंटीना के साथ में, नीचे में ही। इसके ऊपर पड़ता है पराग्वे, उसके बाद है बोलीविया, बोलीविया के बाद है पेरू, पेरू के बाद है कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद पड़ता है अपना वेनेजुएला, उसके बाद है गुयाना और है सूरीनाम। फिर सबसे ऊपर इसके उत्तर में पड़ता है फ्रेंच गुयाना। इतने सारे देशों के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इसके अलावा यहाँ से अमेजन नदी भी बहती है। अब यदि हम महासागरों की बात करें ना, तो इसके नीचे तरफ में पड़ता है दक्षिणी महासागर, ये हो गया दक्षिण अटलांटिक महासागर, और इस तरफ पड़ता है ये दक्षिण प्रशांत महासागर। और यदि हम उत्तर में बात करें तो उत्तर में पड़ता है उत्तर अटलांटिक महासागर, और ये यहाँ पर स्थित है कैरिबियन सागर। अब यदि हम बात करें न्यूज़ की ना, तो ऑफिशियल का ने डिस्क्राइब किया है कि 24 लोगों की डेथ हुई है रियो डी जेनेरो में स्लम्स एरिया, जिनको ब्राज़ील की जो पुलिस है ना वो मानती ही कि ये क्रिमिनल है। लेकिन कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं इस देश की जो कहती हैं कि इस काम ने मानव जो अधिकार है उनका उल्लंघन किया है।